कामना हमारी एक पेशेंट हमारे पास आई और आके हमारे से कहती हैं कि मेरा एएमएच कम है, मुझे बेबी चाहिए, एज भी ज़्यादा है पर चाहिए मुझे अपना बेबी। खैर उनका एएमएच इतना कम भी नहीं था कि हम कहें कि आपको स्टिमुलेट नहीं कर सकते। स्टिमुलेट किया, पहली साइकिल में उनके हमको कुछ एग्स मिले, पर ये कहानी मैं आपको पूरी बाद में बताऊंगा कामना की। पर उससे पहले ये पूरी खोल के रखूंगा आपके लिए एएमएच की स्टोरी कि आप समझ लें एएमएच का असली मतलब क्या है, एएमएच क्या चीज़ बताता है, एएमएच क्या चीज़ नहीं बताता, एएमएच का यूज़ कहाँ है, एएमएच का यूज़ कहाँ नहीं है। आपका अगर एएमएच कम है तो आप क्या समझें, क्या अकेला ये सब कुछ बता देता है। और एंड में दूंगा आपको एक बोनस टिप। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। एएमएच एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब तो आपने सुना होगा। एएमएच थोड़ा कम सुनते हैं, प्रोलैक्टिन भी सुना होगा, लेकिन एएमएच की कहानी बड़ी गहरी है और साइंटिफिक है। और ये चीज़ बहुत बार डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम होती, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो उसकी ओवरीज में करीब 6 मिलियन अंडे होते हैं। पैदाइश होने पे करीब करीब 1 मिलियन। जब माहवारी शुरू होती है एक बच्चे में तो उस टाइम पर करीब 3 लाख। और ये घटते घटते बहुत तेज़ी से डाउन जाते हैं। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि मैक्सिमम 500 अंडे इस्तेमाल होते हैं। किंतु ये अंडे जो घटने की कहानी होती है विद एज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एएमएच इसी से लिंक्ड है, क्योंकि एएमएच बेसिकली ग्रेनुलोसा सेल जो अंडों में बचे हुए होते हैं उनसे निकलता है ये हार्मोन। और इसकी मात्रा ये बताती है कि आपके अंडे बचे हुए कितने हैं। आप ये सोचिए कि एक टोकरी है, एक टोकरी में अंडे भरे हुए हैं, धीरे धीरे करके ये अंडे कम होंगे। किसी टोकरी में अंडे जल्दी कम होंगे, किसी टोकरी में अंडे देर से कम होंगे। ये टोकरी में कितने अंडे हैं इसकी मात्रा आपको बताएगी एएमएच। तो एएमएच आपको बताती है कि आपके कितने अंडे बचे हैं, यह आपको बताती है। अब अगली चीज़ होती है, ये क्या नहीं बताती, इन अंडों में से कितने गोल्डन अंडे बचे हैं जो बच्चा दे सकते हैं, अच्छे अंडे, वो नहीं बताती। तो ये आपको ये तो बता देती है कि अंडे कितने अच्छे हैं, लेकिन ये नहीं बताती कि आपके अंडे अच्छे कितने बचे हैं। तो इसका असली यूज़ कहाँ है? वेयर इज़ द रियल यूज़? द रियल यूज़ इज़ इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, वेयर हमको ये जज करना पड़ता है कि अगर आपके अंडे नहीं बन रहे तो आपको हमको आईवीएफ में, आईयूआई में, या अंडे बनाने की डोज कितनी देनी है, क्योंकि ये बहुत अच्छा कोरिलेट करती है आईवीएफ में, आईयूआई में और दवाई देके कि आपके अंडे कितने और कैसे बनेंगे। तो मैंने आपको 3 चीज़ बताई कि एएमएच आपको बताता क्या है। नंबर 2 आपको बताया कि एएमएच आपको बताता क्या नहीं है। तीसरा मैंने बताया कि रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में हम इसे यूज़ कहाँ करते हैं। पर आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताऊं, ओवेरियन रिजर्व, मतलब आपके बच्चा बनने की क्षमता क्या है उम्र के साथ में, ये एएमएच थोड़ा सा दर्शाता है। मतलब एएमएच की वैल्यू क्या है उम्र के साथ में। एएमएच 45 साल पे 0.5, 40 साल पे 1, 35 साल पे 1.5, 30 साल पे 2.5 और 25 साल पे 3। ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट नहीं है। मतलब ये लोअर लिमिट है। नॉर्मली एएमएच इससे ऊपर ही होगा। पर ये क्यों है? ये इसलिए है कि उम्र के साथ में आपके अंडे कम होते हैं। मोटा मोटा ये समझ लीजिए 1.6 के नीचे अंडे बहुत कम मिलेंगे और 0.4 पे तो अंडे मिलने की बात बहुत ही ना के बराबर है। पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर एएमएच कम भी है और जो अंडे आते हैं, क्या उनसे प्रेगनेंसी हो सकती है? हाँ, उनसे प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि क्वालिटी के बारे में वो नहीं बताते। अगला क्वेश्चन है कि एएमएच और एफएसएच में क्या रिलेशन है। देखिए, 2 हार्मोन हैं, एक एफएसएच है, एक एएमएच है। एएमएच हमें बताता है कि अंडों की क्वांटिटी क्या है, पर एफएसएच क्या होता है कि जब एक माहवारी का साइकिल शुरू होता है और ब्रेन में से ये एफएसएच निकलता है,
तो तीसरे दिन बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल को ये किक करता है आगे बढ़ने को। अगर फॉलिकल अंडा बनने लायक होते हैं और काफ़ी फॉलिकल होते हैं तो किक छोटी मारनी पड़ती है, लेकिन अगर नहीं बन रहे होते तो किक तेज़ मारनी पड़ती है और एफएसएच बढ़ा हुआ आता है। तो जिन लोगों के अंदर एफएसएच बढ़ा हुआ आता है और जिन लोगों के अंदर एएमएच कम होता है उनमें अंडा बनने की प्रक्रिया कम होती है। देखिए ऐसा है, अगला आता है कि रिलेशन एएमएच और आईवीएफ में क्या है। तो आईवीएफ में आपको एएमएच देख के ये समझ में आ जाता है कि इनको डोज क्या देनी है, अंडा बनने की प्रक्रिया कैसी होगी और हमें अंडे कैसे मिलेंगे। लेकिन लो एएमएच में 3 चीज़ें हो जाती हैं। नंबर 1, अंडे बहुत कम बनते हैं और जब कम कम अंडे बनते हैं तो एम्ब्रियो कम बनते हैं और एम्ब्रियो जब कम बनते हैं तो प्रेगनेंसी कम होती है। नंबर 2, कई बार एएमएच लो होता है, बहुत दवा देने के बाद में भी अंडे नहीं बनते तो साइकिल को कैंसिल करना पड़ सकता है। और तीसरी चीज़ है, अंडा कम जब होगा तो वैसे तो हमें ये नहीं पता इनमें अच्छे अंडे कितने होंगे, लेकिन कम अंडों में कमी तो अच्छे होंगे। इस कारण से फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम होती है और कई बार एम्ब्रियो नहीं मिलते। तो बेसिकली मोटा मोटा समझ लीजिए, आईवीएफ के अंदर हमें एक अच्छा एएमएच चाहिए जिससे ज़्यादा अंडे बने, ज़्यादा अंडों के ज़्यादा एम्ब्रियो बने, ज़्यादा एम्ब्रियो बन के हम ट्रांसफ़र अच्छे एम्ब्रियो कर सकें और साथ में एक्स्ट्रा हो तो फ्रीज़ कर सकें, तो प्रेगनेंसी का दर बढ़ जाता है। क्या एएमएच हमें कुछ और बता सकता है? जी। पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल बनते हैं, उनमें एएमएच बढ़ा हुआ होता है। और ये एएमएच बढ़ा हुआ इस तरह का होता है कि इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छे अंडे बनेंगे, किंतु अभी भी कोरिलेशन इस तरह का नहीं हुआ है कि पीसीओडी के डायग्नोसिस के लिए एएमएच का टेस्ट करें, लेकिन ये दर्शाता है पीसीओडी होने को। नंबर 2, मीनोपॉज। माहवारी बंद होने के टाइम पर अगर हम प्रिडिक्ट करना चाहें और सोचना चाहें कि माहवारी बंद हो रही है, मीनोपॉज आ रहा है क्या, तो मीनोपॉज के टाइम पर भी जो एएमएच है वो बहुत लो हो जाता है। ये भी हमें बता देता है मीनोपॉज के बारे में। तो इन 2 चीज़ों के बारे में इसका एक कोरिलेशन है। लेकिन मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मेरा ओवेरियन रिजर्व क्या है? तो इसके लिए 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट एज है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट है एंट्रल फॉलिकल काउंट। अल्ट्रासाउंड जब तीसरे चौथे दिन करते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे एंट्रल फॉलिकल्स होते हैं। ये एंट्रल फॉलिकल्स हमें बता देते हैं कि कितने छोटे फॉलिकल बन के आ रहे हैं अल्ट्रासाउंड में। इसका मतलब इस पेशेंट के चांसेस अंडे बनने के कैसे हैं। नंबर 3 आता है एएमएच, जो हमें बताता है कि अंडे बचे हुए कितने हैं टोटल एक तरह से। और चौथा एफएसएच, जो ये बताता है कि इस अंडे को बढ़ने के लिए एफएसएच हार्मोन को किक कितनी मारनी पड़ रही है। जितना बढ़ा हुआ होगा उतनी ज़ोर की किक, और जितना बढ़ा होगा इसका मतलब इतना मुश्किल है अंडा बनना। ये 4 चीज़ें हमें बताती हैं। इसमें मैंने आपको एएमएच के बारे में सब कुछ बताया ए टू जेड, पर एंड में दूंगा एक बोनस टिप। और पता है बोनस टिप क्या है? कम एएमएच का आप कुछ नहीं कर सकते। सच कह रहा हूँ, कम एएमएच का आप कुछ नहीं कर सकते। एएमएच बढ़ाने की कोई दवा दुनिया में नहीं है। हाँ, आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपकी एग की क्वालिटी शायद थोड़ी बेहतर हो जाए। और लो एएमएच में अगर आपको अंडे चाहिए, पुअर रिस्पॉन्डर हैं, तो करना क्या है, इसके लिए बनाऊंगा एक और वीडियो जो आप देखिएगा नेक्स्ट वीक। पर एएमएच के बारे में सब कुछ पता है क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ आपकी बेबी हो। लेकिन एंड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, कामना का क्या हुआ? कामना के पहली साइकिल में प्रेगनेंसी नहीं हुई। सेकंड साइकिल में हमें सिर्फ आई थिंक 3 एग्स मिले, फर्टिलाइज हुए, एक एम्ब्रियो बना, वो एक एम्ब्रियो हमने ट्रांसफ़र किया। और इनकी ही बात सुनिए। मैं गोरखपुर में रहती थी पहले, वहाँ पे भी थोड़े बहुत ट्रीटमेंट लिए, आई गई, नहीं पॉसिबल हुआ। फिर फाइनली मुझे मेरठ आना हो गया। जब मैं मेरठ आई तो मुझे एक हमारे कलीग हैं, उन्होंने बताया कि डॉक्टर अंशु जिंदल की क्लिनिक पे जाओ, वहाँ पे जाओ, वहाँ होता है, मिलेगा। फिर मैं सब कुछ छोड़ के एक होप के साथ सर मैम से जुड़ के अपना सोचा कि चलो यहाँ पे आते हैं, देखते हैं। लेकिन एक यहाँ पे आते ही ना मुझे इस इन्वायरमेंट में एक पॉजिटिविटी फील होती है, बाय गॉड।
यहाँ पे जो गणेश भगवान है ना, वो मुझे बहुत हिम्मत दी है। यहाँ के गणेश भगवान ने पॉजिटिविटी, यहाँ बिल्कुल घर जैसा माहौल मुझे लगा। बाय गॉड जो है वही बता रही हूँ मैं। फिर सर मैम के साथ आए, मेरे साथ बहुत सारी दिक्कतें थी। लो AMH था, थायराइड है, BP है, बहुत सारी परेशानियाँ थी मुझे। सर मैम के साथ मैंने 1 साल पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट लिया और उसको फॉलो किया। जैसे मैम ने कहा मैंने वैसे वैसे किया। उसको करते करते फिर मेरा IVF साइकिल का टर्म आया। फर्स्ट साइकिल मेरी नहीं हो पाई, फिर भी मैंने होप नहीं छोड़ी। सेकंड साइकिल के लिए मैंने फिर ट्राई किया। फिर मुझे लगा कि मेरा लो AMH तो बहुत कम है। पहली बार एक साइकिल में मेरे अच्छे एम्ब्रियोज बने थे 4, लेकिन लो AMH के कारण फिर 2 ही एम्ब्रियोज बने। फिर भी मैं एक उम्मीद के साथ कि चलो इस बार तो ज़रूर होगा, और उसी पॉजिटिविटी के साथ सर मैम पे बिलीव करके और उनकी बात को मान के समझ के मैंने सब कुछ फॉलो किया। जैसा जैसा वो कहते गए मैं करती गई। बीच बीच में डर भी लगता रहा कि पता नहीं, दिक्कतें आती रहीं, मेरा ब्लीडिंग शुरू हो गई, बहुत सारी दिक्कतें हो गई मुझे। फिर भी मैम पे भरोसा करके मैंने जैसे मैम ने कहा मैंने वैसे किया, करती गई। और आज फाइनली ये दिन आया है कि मेरे पास मेरी ये बच्ची है। मैं तो चाहूँगी कि सर ही इसका नाम रख दें तो मेरे लिए और आसान हो जाएगा। सर हम हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत, मेरे पूरा परिवार, एक्चुअली मेरा पूरी फैमिली मेरी इतनी थैंकफुल है ना, मैं क्या बताऊँ। 14 साल बाद किसी की गोद भरना बहुत बड़ी बात। मेरा लो AMH तो था ही। जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो मुझे पता चला कि मेरा APTT भी बहुत हाई है, जिसके साथ सर ने मुझे वार्न किया था कि देखो कामना, ये कभी कभी मिसकैरेजेस भी चांसेस बढ़ते हैं इसके साथ, लेकिन होपफुल रहो और ईश्वर देता है और हम कोशिश करेंगे तो इसके साथ भी तुम्हारा पूरा प्रेगनेंसी थ्रू आउट अच्छे से निकल जाएगी। और फाइनली ये हुआ। सर मैम पे भरोसा किया, ईश्वर का आशीर्वाद मिला और आज मेरी ये। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हुई इस वीडियो में कि AMH की स्टोरी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे लोगों को डीपली इसके बारे में मालूम चले। एक बहुत ही प्रैक्टिकल साइंटिफिक मैंने वीडियो बनाई है। इसको मैंने कितने आसानी से एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को देने की चाह रखी है। लोगों पे जाएगी, सबका भला होगा। आपका भी होना ज़रूरी है। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, सलामत रहिए, ऊपर वाले पे विश्वास करिए और आपको वो मिले जो आपको चाहिए। ये दिल से कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सी माय नेक्स्ट वीडियो।